ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम प्रीवियस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मेरा ख्याल है कि प्रीवियस सेशन में हमने सब रूल नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। जी सर, ये आपने सब रूल 2 में हमने ये पढ़ा कि मतलब जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन, सब उनको सब पता होते हैं कि कौन सी मेडिकेशन क्या साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगी। तो फिर हमने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के लिए क्यों परमिशन ले रहे हैं जब हम उस रूल 2 में फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले रहे? तो अभी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी हम इनको दिखाएंगे, तो उसके लिए परमिशन क्यों नेसेसरी है? ठीक है, देखें, इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए परमिशन इससे ज़रूरी है कि यकीनन आप अवेयरनेस के लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप प्रोमोट कर रहे हैं अपनी ड्रग को। एक चीज़, आप प्रिस्क्राइबर को ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट में 50 ब्रांड है, मेरी ड्रग तुम क्यों लिखोगे, मेरी ड्रग ही क्यों लिखोगे। ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि आपने आगे मतलब कोई टॉल क्लेम्स किए हो, कोई फॉल्स क्लेम किया हो, कोई ऐसी चीज कर दी हो उसमें जो कि आगे आने वाले रूल से खिलाफ हो। क्योंकि अब हम यहाँ से शुरू हुए ना, नंबर 6 से शुरू हुए, यहाँ पर अब जी कंडीशंस है कि आप क्या चीजें नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है 6 से लेकर 10 तक, 10 तक कुछ ऐसा है कि आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको पढ़ लेंगे ना, इसके बाद फिर हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्यों डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना जरूरी है। अभी हम ये ध्यान में रखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सब सेल्फ मेडिकेशन की तरफ कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ड्रग ही लिखे, तो आप अपनी ड्रग को प्रमोट करोगे। जब अपनी ड्रग को प्रमोट करोगे तो आपकी ड्रग दूसरों से बेहतर क्यों है, कोई ना कोई क्लेम करोगे। वो क्लेम 6, 7, 8, 9, 10 जो सब रूल्स हैं इसके वायलेशन में नहीं हो, वो चेक करेगी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज है सिर्फ। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं ना, तो अगेन, नो एडवर्टिजमेंट अंडर दिस रूल शैल कंटेन एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन इन एनी वे with any other drug or substance or remedy for any disease for the purpose of attracting customers or with a view to discredit other such product। अब जहन में आप रखें एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक के लिए क्यों कर रहे हैं? मेनली आपकी ओटीसी है, जो बंदा अपनी चॉइस से लेगा। तो आपको एडवर्टाइजमेंट बनाते हुए किसी से ख्याल रखना, आप किसी दूसरी ड्रग से कंपेयर नहीं करेंगे, शायद नाम लेके कंपेयर नहीं करेंगे आप दूसरी प्रोडक्ट को इंफीरियर शो नहीं करेंगे। ठीक, ये क्लियर है। अच्छा, अब जरा सा आप मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स जहन में लेकर आ जाएं, मुख्तलिफ, और ये जनरल प्रिंसिपल होता है, ये जनरल प्रिंसिपल होता है कि आप किसी को नाम लेके डिस्क्रेडिट, डिग्रेड ना करें। आप मुख्तलिफ कॉमन थीम चल रही होती है ना, यूफोन की पूरी, यूफोन की जो एडवर्टाइजमेंट है पूरी एक थीम चल रही होती है वो, या टेलीनॉर वालों की थीम चल रही होती है। उन्हें बड़ा शुरू में जब आया था तो बड़ा गुरूर था कि हमारी वॉइस क्वालिटी, मैं 2005 का बता रहा हूँ, वॉइस क्वालिटी सबसे बेहतर वाकई थी। तो कंपैरिजन, किसी न किसी के पास कोई एक प्लस पॉइंट होता है जिसको वो हाईलाइट करता है। इसी तरीके से आप वॉशिंग पाउडर्स के ऐड बड़े आते हैं, वो क्या कंपैरिजन करते हैं, राइवल्स है ना, एरियल और सर्फ नाम लेके हम बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं से वो रिप्रेजेंटेशन, नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेंगे। एरियल का होगा तो वो सर्फ एक्सेल को डिस्क्रेडिट नहीं कर, सर्फ एक्सेल को डिस्क्रेडिट नहीं करेगा, सर्फ एक्सेल वाला एरियल को डिस्क्रेडिट नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से शो कर देते हैं, कोई इंडिकेशन, कोई सिंबोलॉजी ऐसी डाल देते हैं। आप नाम लेके, वो इसलिए करना पड़ता है, आप डायरेक्ट नाम लेके किसी को भी नहीं करेंगे कंपैरिजन, नाम लेके नहीं करेंगे और ना किसी को डिग्रेड करेंगे, इसलिए आप जनरली बात कर लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं, जब आप एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो बड़ा स्मार्टली आपको करना पड़ता है। फिर आप जर्नल स्टेटमेंट लेते हैं कि मार्केट में मौजूद दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में हमारी दवा का इफेक्ट बेहतर है। अच्छा, अब क्या हम ये लिख सकते हैं कि सबसे बेहतर है? आगे नंबर 7 में, रूट सब रूल नंबर 7 में इसी का जवाब आ रहा है कि आप किस तरीके के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके नहीं इस्तेमाल कर सकते। पढ़ लेते हैं, फिर नंबर 6 को कंटिन्यूएशन में देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट मटेरियल शेड बी प्रेजेंटेड विद कर्टेसी, ओके, ठीक है, एथिक्स की बात आ गई, एंड गुड टेस्ट एंड वर्ड्स एंड, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, यूनिकनेस वगैरह, व्हिच आर एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर सच एज, अच्छा, द मोस्ट पोटेंट, ठीक है, यूनिकनेस सच एक्सप्रेशन व्हिच आर एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर सच एज द मोस्ट पोटेंट, most rapid, the most efficacious, or which make exaggerated claims or to general claim effective in all classes, effective against all complaint shall be avoided। ठीक,
अब आप जुमला पूरा पढ़ लें। इसमें कह रहे हैं यहां तक, देखें यहां तक, यहां तक तो जनरल बात आ गई कि एडवर्टाइजमेंट मटेरियल में जो वर्ड्स होंगे आप कर्टेसी और गुड टेस्ट का ख्याल रखें। ठीक, इसके बाद जो बात करें ना, इसके बाद बात कर रहे हैं कि इन अल्फाज को आप अवॉइड करें इनका यूज। तो एडवर्टाइजमेंट में कहीं पर भी नहीं कहेंगे कि भाई ये जादू की पुड़िया है, ये हर मर्ज का इलाज है। इस तरह होते हैं ना, आप लोगों का भी वास्ता पड़ा होगा ऐसे लोगों से कि कान का दर्द, नाक का दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ का दर्द इस एक पुड़िया से या इस तेल के कुछ कतरे इस्तेमाल करके खत्म हो जाएगा। मतलब ये कॉमन टर्म मैंने इस्तेमाल कर ली है, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इस तरीके के टॉल क्लेम्स होते हैं। इसी तरीके से जो अभी हम बात कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। अच्छा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, उनके तो क्लेम्स मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। दीवारों पे लिखे हुए आप लोगों ने देखे होंगे, वो उनके क्लेम्स होते हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा कि क्या यूनानी मेडिसिन पर ये रूल अप्लाई होता है? जरा सा मुझे रिकॉल कराएं, क्या यूनानी मेडिसिन पे ये रूल अप्लाई होता है? होम्योपैथिक मेडिसिन पे ये रूल अप्लाई होगा? कुछ तो बोल दें, कोई तो बोल दे। सर जो रजिस्टर्ड होंगे उन पे होगा। तो यार हम फिर तो आसान हो गया ना, हम रजिस्टर ना कराएं, खुल के एडवर्टाइजमेंट करें। सोचो ना, संडे मैगजीन्स होते हैं मुख्तलिफ अखबारात के, पूरा पूरा सफ़ा छपा हुआ होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स ये इस्तेमाल करें डायबिटीज़ का जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हमें पता है भाई नहीं ख़त्म होती कभी। ये इस्तेमाल करें कैंसर ख़त्म नहीं होता, हमें पता है, लेकिन क्लेम है। क्या करें इनका, इन पर एडवर्टाइजमेंट के रूल अप्लाई नहीं होते क्या? क्या ओपिनियन है आप लोगों का? पूरे तकरीबन पूरे सर फार्मासिस्ट नहीं लोग अब होंगे तो तभी वो इतने। कहाँ लिखा हुआ है, मतलब पूरे फार्मासिस्ट तकरीबन बन गए, अब तो लीगल एक्सपर्ट भी बनते जा रहे हो माशाल्लाह। तो हमें रेफरेंसेस देखने, कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि उन पर ये रूल अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा? चलें, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं ओपन छोड़ता हूँ। आप, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिएगा अंडर सेक्शन 24 कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उसमें कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। अच्छा, फिर एक और सवाल आता है आपके ज़हन में, ये अब बात से बात निकल रही है, पता नहीं जरा दूसरे मूड में हूं, जरा चीजें याद भी आ रही हैं, शेयर भी कर रहा हूँ। घर में टीवी होगा, ठीक है, केबल भी चलता होगा, केबल वाले के अपने चैनल होंगे, उससे भी कभी ना कुछ ऐसे ऐड आ रहे होते हैं, आते हैं ना। कोई हकीम साहब बैठे होंगे, कोई Yes, sir. होम्योपैथ बैठे होंगे, मतलब वो जो मेडिकल साइंस हमने पढ़ी ना, हमें पता है भाई कद नहीं बढ़ेगा। अब हम जैसे छोटे लोगों के, छोटे कद के लोगों के जज्बात से खेल रहे होते हैं कि कद बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बाल हमारे उड़ गए तो फिर ये दवा लगी तो के बाल आ जाएंगे, तो ये चीजें हो रही होती है ना। तो इन पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा क्या? ये भी जरा सा मुझे देखिए, बताएं अब केबल वाले को क्या करेंगे? सर वो सर आपने शायद बताया था कि ये आयुर्वेदिक वगैरह ये सब है ही नहीं अब वो, मतलब ये सब रजिस्टर्ड है ही नहीं। नहीं, ये ड्रग के तौर पर नहीं, ड्रग एक्ट 1976 इन पर अप्लाई नहीं होगा, बट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का है कुछ मसला, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से उन पर कोई रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये देख लीजिएगा सेक्शन, अभी मैं नहीं जा रहा, फिर वो ड्रैग हो जाएगा। मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं 350 बस, इससे ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा मैं, इसी सेशन में मैं आज का सेशन खत्म करूंगा। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं ये खत्म कर दूं, बच जाएगा टाइम तो ये दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा अगर याद रहे तो। बहरहाल हम इधर फोकस कर रहे थे कि आप ये डायरेक्ट जो एक तो नंबर से समझेगा कि भाई डायरेक्ट कंपैरिजन मत करना, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना। और नंबर 7 में कुछ अल्फाज ही बता दें कि डायरेक्ट कंपैरिजन भी नहीं करो, अगर कंपैरिजन नहीं कर रहे हो तो द मोस्ट रैपिड, इसमें तो आपने सबको रगड़ दिया ना कि भाई सब तो ऐसे स्लो हैं, सबका साबुन स्लो है, हमारा जो साबुन है वो 3 सेकंड में सारे जरासीम मार देता है। तो मोस्ट रैपिड ऐसी कोई टर्म आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे आपको सबको एक ही लाठी से, हाँ कोई और बेहतर टर्म आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये टर्म कौन से इस्तेमाल करेंगे, बेहतर है या नहीं, अब वो कमीशन डिसाइड करेगा जो एडवर्टाइजिंग का है कि इससे दूसरा जो ब्रांड है उसको तो डिस्क्रेडिट नहीं हो रहा, वरना वो कंप्लेन लेकर आ जाएगा कि भाई इसने हमें टारगेट किया है। होते ना, अगर आप लोग कुछ एड्स रिकॉल करें, बाकायदा टारगेट किया जाता है दूसरे ब्रांड्स को, पता चल रहा होता है, नाम नहीं लेते लेकिन टारगेट करते हैं। तो ये जो और ड्रग में ये चीज जरा ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि ड्रग में वैसे ही हमारे पास चॉइस कम होती है।
तो वहाँ जरा ज्यादा इथिकली देखना पड़ता है इन चीजों को। ओके, वी शुड मूव ऑन टू ओके सब रूल नंबर 8। अब सब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? सब रूल नंबर 8 ये कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ ड्रग और एनी सब्सटेंस, ठीक है, वो जहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट की पर है लिखा हुआ। अब सेक्शन 24 दोबारा आ गया, 3 दफा आ चुका है, अब ये आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं 2 से 3 दफा कह भी चुका हूँ। सेक्शन 24 की हेडिंग है कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वहां पर परमिशन दी हुई है, 2 सब क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है। ठीक, अच्छा, आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं इस वक्त? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं एकदम से सब कुछ सही है मेरे पास, अभी एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था। बहरहाल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। अच्छा, मुझे याद दिलाओ कहाँ था, क्योंकि आज जितना मूड में हूँ ना पढ़ाने के बोलने के, अंदाजा हो भी रहा होगा, उतना ही डिस्टरबेंस आ रही है, सुबह से ही डिस्टरबेंस चल रही है। बहरहाल क्या बात कर रहे थे? रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, मैं देख लूँ, हाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अच्छा, सेक्शन 24 की शायद मैं बात कर रहा था कि सेक्शन 24 कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात है, उसमें जो रेफर कर रहे हैं क्लॉज 1 क्लॉज 2 कि किसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किसकी नहीं कर सकते, उसकी बात है। सब रूल नंबर 8 में स्पेसिफिकली क्या बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट होगा, उस एडवर्टाइजमेंट में आप ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिस्क हो, प्रिकॉशंस है, या पब्लिक हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए उस ड्रग के हवाले से वो भी शामिल करेंगे। और मतलब ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे, और अगर ड्रग की बात कर रहे हैं तो उसकी प्राइस भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़े ना, ये एडवर्टाइजमेंट चैलेंजिंग होती जा रही है कि एक तो इंडिकेशन आप वो ही बताओगे जो कि रिटेल, जो आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में आपने की, और एडवर्टाइजमेंट में आप रिस्क भी बताओगे कि पेशेंट का राइट है बाय द वे। अगर दूसरी प्रिकॉशंस भी बताओगे, रिस्क भी बताओगे, प्रिकॉशंस भी बताने हैं, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना है, और प्राइस ही बतानी है। अब अगर आपकी ज्यादा ड्रग है, ज्यादा महंगी ड्रग है, तो इधर आपने प्राइस बताई और उधर पेशेंट ने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए, कोई सस्ता ब्रांड बताओ। तो वो सस्ता ब्रांड रिटेल ड्रग स्टोर वाला तो दे देगा, आप अगर उस ब्रांड वाले आपका आपकी मार्केट गई। तो ये चैलेंजेस हैं, ये हैं चैलेंजेस जो आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाते हुए ज़हन में रखने हैं। आपको इंडिकेशन तो बतानी है, इंडिकेशन के साथ साथ आपको ये रिस्क, प्रिकॉशंस, ये सब चीजें बतानी है। अब आप फिर रिकॉल करें, टीवी पे पैरासीटामोल का जो ऐड चल रहा होता है, या और किसी ड्रग का आपने कभी ऐड देखा हो, आखिर में या ऐड के दौरान में जहाँ पर टेक्स्ट लिखा होता है, नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है, अब जहन में समझ में आएगा कि वो 2 से 3 लाइनें क्यों होती हैं। ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं, पढ़ी भी नहीं जाती। ठीक है, तो ये बाय लॉ जरूरी है कि आप इन चीजों को एडवर्टाइजमेंट के दौरान भी बताएंगे। अच्छा, नंबर 9, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्टाइजमेंट इस इतनी मत कर दें कि वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चला जाए। चलो सेल्फ मेडिकेशन कर लिया, सेल्फ मेडिकेशन भी इतनी ना करे कि उसकी सेहत खतरे में पड़ जाए। मतलब अगर कर दी ना आपने, पहले आपने डराया किसी को कि भाई विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हो जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लेकिन जब फिर आप रिप्लेसमेंट आप दे रहे हैं कि विटामिन B12 के सप्लीमेंट इस्तेमाल करो, ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा, वो मुझसे बेहतर आप लोगों को पता है। इसी तरीके से तकरीबन हर ड्रग के हवाले से। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूं OTCs की, आपने बड़ी तारीफें की, जमीन आसमान के कुलावे मिला दिए कि हाँ इस ड्रग और हमारा ब्रांड इस्तेमाल करेंगे तो जनाब आपको इफेक्ट तो ऐसा मिलेगा कि आप दूसरी दवाइयां इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। ऐसा आपने क्लेम किया, सेल्फ मेडिकेशन प्रमोट हो गई, और इतना उस बंदे ने, क्योंकि उसको तो आप उसको तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, आप कह तो रहे हो कि भाई दिन में 2 दफा से ज्यादा टैबलेट नहीं लेनी है, वो पता नहीं 5 खा गया 6 खा गया, जल्दी इफेक्ट आ जाए, ताकतवर बन जाओ, या जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके की भी जज्बाती जुमले या इतना भी आपको एडवर्टाइजमेंट में गैस ऐड नहीं करनी है, इतना भी नहीं करना है कि सेल्फ मेडिकेशन प्रमोट हो जाए।
ये बात हम सेल्फ मेडिकेशन की हद तक प्रोमोट डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पर बस एक चीज आ गई है, इसको मजीद आगे ले जाएंगे कि सेल्फ मेडिकेशन इतनी हो जाए कि हेल्थ खतरे में पड़ जाए। ठीक, अच्छा अब ये बात कह रहे हैं नंबर 10। नंबर 10 में कह रहे हैं कि नो ड्रग और एनी रेमेडी ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज स्पेसिफाइड शेड्यूल शैल बी एडवर्टाइज्ड। ठीक है, एक्सेप्ट इन सब रूल 2। सब रूल 2 में क्या लिखा था? सब रूल 2 में लिखा था कि या तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को बता रहे हैं या प्रोफेशनल जर्नल्स में आप इसको पब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा इन चीजों की आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आ रही है, ये कौन सी चीजें हैं? ऊपर तो हम अभी तक तो बड़ा ये चीजें लेते आए थे कि भाई शायद हम हर ड्रग की प्रमोशन कर सकते हैं, हर ड्रग की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब तक तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी जहन में, सबके जहन में अच्छा खासा खाका बन गया होगा। ये नंबर 10 में किसकी बात कर रहे हैं? तो देखते हैं शेड्यूल ई में कौन सी ड्रग्स हैं। बहुत ये स्ट्रिक्ट क्लेम है, स्ट्रिक्ट रूल है ये कि शेड्यूल ई में जो ड्रग मौजूद होंगी उनकी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे। सही, शेड्यूल ई जरा देखने की कोशिश करें, इसी में कहीं होगा शेड्यूल ई। थोड़ा टाइम लगेगा, निकालते हैं शेड्यूल ई। ये B1 ज्यादा ही आगे निकल गए हम। ओके, शेड्यूल कौन सा था? ई। ठीक है, ई आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ से आप पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 में जो भी था वो 1978 में उसे हटा दिया, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो भी लिखा हुआ था वो इस तारीख से हजारों की, तो हटा दिया, इसके एडवर्टाइजमेंट हो सकते, जो कुछ भी लिखा हुआ था। अब जब है नहीं लिखा हुआ तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से 3 से आप पढ़ते हुए आ जाएं, स्क्रीन पर है, मैनुअल भी आपके पास है तो आप ये खुद देख लीजिएगा। 3 से लेकर 10 तक इनकी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे। टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिजीजेस एडवर्टाइजमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, जिनकी ट्रीटमेंट जिनकी एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है। नंबर 10 देखें, कफ प्रिपरेशन, कफ की आप प्रमोशन नहीं करेंगे। और नंबर 9 में जो लिखा हुआ है कोई अजीब सा नहीं लग रहा? इससे आगे के ऊपर के तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। नंबर 9 कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आप लोगों को? ड्राई पाउडर लिखा हुआ है, ड्राई पाउडर तो बच्चों को देते हैं। बच्चों को देते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत देखी होगी इसकी, हाँ देखिए सर। एडवर्टाइजमेंट देखिए ना। और अगर मैं आपसे पूछूं फिंगर टिप्स पे 2 ग्राई पाउडर तो फौरन फौरन 2 से 3 आ जाएंगे। हमदर्द, नौने क्या हमदर्द का कौन सा है? नौनेहाल या वो रिसाला होता है, क्या होता है ग्राई पाउडर? जैसे नॉन कुछ होता है ना, घुट्टी वगैरह होती है, करशी का भी कुछ ना कुछ होता है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपने टीवी पे हाँ, एक बॉटल शीशे की बॉटल में आता है। ठीक है, ये और वुड्सवर्ड, ये तो हमदर्द वगैरह के तो इतने ज्यादा वुड्सवर्ड अब का होता है। हाँ वुड्सवर्ड का वो आ गया ना, वो ग्रे कलर का लेबल होता है, जहन में आ गया होगा आप लोग के। इनके तो यस आपने बड़े सर, यस यस यस। इनकी तो एडवर्टाइजमेंट देखी है आप लोगों ने। ये एडवर्टाइजमेंट का क्या चक्कर है? और यहाँ लिखा हुआ है कि इनकी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आपने ग्रैप वाटर की तो एडवर्टाइजमेंट देखी है, अब ये क्या सिलसिला है? इसको जरा सा देखें, सोचें, जहन लगाएं, क्या वजह है? मैं जब तक उसी स्क्रीन पे वापस आता हूँ। शेड्यूल ई में लिखा हुआ है कि ग्राइप वाटर की एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे, लेकिन हम में से हर एक ने ग्राइप वाटर के ऐड देखे हैं। और नो का मतलब है नो, मतलब एडवर्टाइजमेंट की परमिशन भी नहीं लेनी है। सिर्फ या तो आप उसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हैं या ऐसे जर्नल पब्लिकेशन में छाप सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हेल्थ प्रोफेशनल्स ओनली। कुछ समझ आ रहा है? कोई है कमेंट? चलें रखिएगा, अभी इंस्टेंट नहीं मांग रहा मैं, सोचिएगा। अगली क्लास में जो ऑफ द रिकॉर्ड सेशन हो तो उसमें बेशक आप डिस्कस कर लीजिएगा, रिकॉर्ड पे लाना होगा तो उस वक्त हम डिसाइड कर लेंगे। सवाल वही है, ग्राइप पाउडर शेड्यूल ई के लिहाज से एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, लेकिन हम सब ने एडवर्टाइजमेंट देखी हुई है। ये क्या है? अच्छा ठीक है। अच्छा नंबर 11, एडवर्टाइजमेंट में वो ये भी बताते हैं कि फिजिशियन के कहने के मुताबिक यूज करें। नहीं वो तो एडवर्टाइजमेंट हो गई ना। देखो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है नो ड्रग और रेमेडी
in which is specified in schedule E shall be advertised. एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगी ना, एडवर्टाइजमेंट आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। कुछ ना कुछ तो होगा जो अभी हमें जहन में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो होगा, ये सोचिएगा और अगले सेशन में इसको फिर और आपने डिस्कस सर क्या बताया था सब रूल 2 में क्या है? देख लें। अच्छा इधर ये इस सब रूल 2 की जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, जो स्क्रीन पे सब रूल 2 है, ये जो लिखा हुआ है इसकी ये बात सर कर, इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट। हाँ ये सब रूल 2 जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, यस मैं सर। अभी स्क्रीन पे ले आता हूँ, सब रूल 2। यहाँ पर हमने कहा था कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थ्रू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, या आप उन जर्नल्स में, फार्मा गाइड वगैरह में आप छाप रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली हेल्थ एलाइड प्रोफेशनल में सर्कुलेट हो रही है। इसके लिए तो किसी परमिशन की जरूरत नहीं, इसके थ्रू तो आप तब अब भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ग्राफ वाटर के ऐड टीवी पे देखे हुए, आपने ग्राफ वाटर का ऐड रिसालों की बैक कवर पे देखा हुआ है, अखबारात में देखा हुआ है, तो उन इश्तेहारात को और इस सब रूल 10 को जरा लिंक करें, ये क्या है? या तो वो गलत मुसलसल वॉल्यूशन चल रही है या इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत है, शेड्यूल ई हम गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जरा टाइम लीजिएगा, अभी इंस्टेंट आप जवाब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसमें टाइम लीजिएगा, अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में जवाब चाहे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा नंबर 11 में रिमाइंडर पब्लिकेशंस आ रही हैं कि रिमाइंडर पब्लिकेशन जो आती हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कुलर दे दिया कि इस हेल्थ एलाइड प्रोफेशन में डॉक्टर को दे दिया कि सर ये वाली जो हमारी प्रोडक्ट है अब इस रेंज में दस्तयाब है, या अब आपने हमें पिछली दफा इंडिकेट किया था कि एक कोई सिरप है जो बच्चों को देते हैं, बच्चों को ये फ्लेवर पसंद नहीं है, तो जो आपने सजेस्ट किया था हमने इसे बबल गम फ्लेवर में लेकर आ गए। ठीक है, तो आप ये रिमाइंडर उन्हें दे सकते हैं कि आपका इनपुट था, हमने उस इनपुट को देखा, अब हम ये चेंज करके लेकर आ गए, अब आप इसे यूज करें। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देंगे, आप प्रॉपर इंडिकेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ इन्फॉर्म कर दें रिमाइंडर पब्लिकेशन के नाम पर। ठीक है, अच्छा 32 ये रूल नंबर 31 यहाँ तक खत्म हो गया। अब रूल नंबर 32 ये बड़ा बर्निंग इशू है, इसको जरा सा चलो चलो साथ ही साथ हम देखते हैं। 32 में क्या लिखा हुआ है? सैम्पलिंग ऑफ ड्रग। कभी भी आपको अपनी सेल बढ़ानी होती है, हम क्या करते हैं, मार्केट में कोई भी नई चीज एंटर होती है, आप फ्री टेस्टिंग कराते हैं ना। मैंने ये सुना है, मैंने कभी किया तो नहीं है, गाड़ियां जो लोग खरीदने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं कि पहले गाड़ी चला के तो देखें चलने में कैसी है। इसी तरह खाने पीने की जो चीजें होती हैं, पहले होता है कि पहले सैंप खिलाओ, तो या चलो ये फल वल लेने बाहर जाते हैं ना, तो ये तो मैं भी कर रहा होता हूँ कि पहले चख लेते हैं, या खुद वो ऑफर करते हैं कि भाई पहले चख लो, मीठा आए तो लेकर, मीठा हो तो लेकर जाना। दिस इज सैम्पलिंग एंड दिस इज अ फ्री सैंपल ऑफ योर प्रोडक्ट। यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर, ताकि कस्टमर को आपने टेस्ट कराया, वो खुश हुआ तो आपसे प्रोडक्ट लेगा। ड्रग के हवाले से सैम्पलिंग क्या होगी? पेशेंट को तो ऐसा सैंपल नहीं करोगे ना, जरा आधी चमची दवाई खा के देखना, जिंदा बच गए तो पूरी बोतल खरीदे ना, मर गए तो ठीक है सही है, गए तो गए। क्या होगा सैंपल ऑफ ड्रग का क्या मतलब बन रहा है? टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग इसमें इनपुट दीजिएगा, इसमें इनपुट आना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक ऐसा जो कि आपको काफी हद तक अवेयरनेस है इस हवाले से। सैंपल ऑफ ड्रग मे बी प्रोवाइडेड टू द फिजिशियन और डेंटिस्ट्स और फार्मासिस्ट्स और वेटरिनरीज, यार या मेरी जबान लड़खड़ा रही है, पढ़ लेना बस क्या लिखा हुआ है। और a medical institution in a reasonable quantity and in reduced packing, हाईलाइट कर रहा हूं इसे मैं, reduced packing। ठीक है, marked with the word physician sample not for sale। समरी मैं ऐसी बता दूं कि सैंपल अगर आपको देना है तो आप सैंपल प्रोवाइड करोगे फिजिशियन को, डेंटिस्ट को, फार्मासिस्ट को, या वेटनरी यूज में जो वेटनरी प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं उन्हें दोगे। रेडी और सैंपल होगा रिड्यूस पैकिंग में। रिड्यूस पैकिंग का मतलब क्या होगा? अगर आपका रेगुलर पैक 120 ml की सिरप की बोतल है तो आप 30 ml दे रहे हो, रिड्यूस पैकिंग है। 10 टैबलेट्स का ब्लिस्टर होता है, आप रिड्यूस पैकिंग 10 टैबलेट्स के बजाय 2 टैबलेट पैक करके दे रहे हो, ये रिड्यूस पैकिंग होगी। और इसके ऊपर लेबल पर आप लिखोगे फिजिशियन सैंपल, जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल। ठीक है, इन चीजों के बारे में अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो क्या आप कोई सवाल या कोई कमेंट जो ऐड करना चाहें? सैम्पलिंग ऑफ ड्रग यहाँ परमिसिबल है। ठीक है, अगर आप देखें सेक्शन गालिबन 26 कंट्रोल ऑफ सैम्पलिंग है,
वहां पर भी लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ सैंपल कि आप सिर्फ फिजिशियन को या डेंटिस्ट को देंगे, प्रिस्क्राइबर को मेनली देंगे, ताकि वो ड्रग को लिख सके। मकसद क्या होता है इस, यहाँ पर जरा सा एक्सप्लेन कर दिया कि रिड्यूस पैकिंग में देंगे और लेबल के ऊपर ये चीज लिखी होगी। ड्रग की सैंपलिंग का मकसद क्या है, शेयर करेंगे आप लोग जो आपके जहन में? सर सेल बढ़ाने के लिए। सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये प्रमोशनल एक्टिविटी है, एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट रूल्स में पढ़ रहे हैं तो सैम्पलिंग एडवर्टाइजमेंट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट हर उस एक्टिविटी को कहते हैं जो आपकी सेल बढ़ाती है। लेकिन सेल कैसे बढ़ाएंगे? ये तो आप कस्टमर को तो दे ही नहीं रहे हो, उसे तो चका ही नहीं रहे हो कि देखें बबल गम फ्लेवर है, बड़ा अच्छा मल्टीविटामिन सिरप हो गया, पी जाओ। ये तो नहीं कर रहे हैं ना आप, तो सेल कैसे बढ़ेगी? सर प्रिस्क्राइबर अगर प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, तो प्रिस्क्राइब करेगा, रिजल्ट तो पब्लिक को पता देखेगा लगेगा इसके फिर। बारे में। ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप प्रिस्क्राइबर को सैंपल दे रहे हैं और वो प्रिस्क्राइब करेगा। वो प्रिस्क्राइब क्यों करेगा? वो क्यों करेगा प्रिस्क्राइब भाई? ये ही $1 मिलियन क्वेश्चन है। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं ना, जो उसको मार्केटिंग, कमीशन मिलेगा। नहीं नहीं, वो अनइथिकल प्रैक्टिस है, इसे मैं अवॉइड करता हूँ रिकॉर्ड क्लास में डिस्कस करने से। और अब तो रिकॉर्डेड सेशन है, तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। कहानियां जितनी आपके पास है उतनी मेरे पास भी हैं, ठीक है लेकिन इसे क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, कमीशन की बात नहीं होती। देखो कमीशन जो है ना वो कर रहे होते हैं जो कसाई होते हैं, उन्हें डॉक्टर नहीं बोला करो, वो कसाई होते हैं जो कमीशन पे काम कर रहे होते हैं। सैम्पलिंग का ये होता है जो देखें, सेल कैसे बढ़ेगी? सेल बढ़ाने के लिए सैम्पलिंग कर रहे हो ना, और दे रहे हो प्रिस्क्राइबर को। प्रिस्क्राइबर क्यों लिखेगा आपकी दवा? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसे सैंपल दे रहे हो और ये कह रहे हो कि आप अपने आने वाले पेशेंट्स को इस्तेमाल करा दें ना। हम आपको बेच तो रहे नहीं है, फ्री सैंपल आप इसे सर वो इस्तेमाल करें। क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं क्लिनिकल, बिल्कुल क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, ये सर क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल ट्रायल। नहीं है। नहीं, ये क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। मार्केट में जो ड्रग आ रहे हैं ना, ये वाले सैंपल दे रहे हैं, ये आप ड्रग मार्केट में लेकर ही उस वक्त आ रहे हैं जब वो हर किस्म के प्रोसेस से गुजर चुकी हो। दैट क्लिनिकल ट्रायल थिंग इज समथिंग एल्स, वो सैंपलिंग में नहीं आएगा। वो आप वो वॉलंटियर स्टडीज में बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग चीज है, जहां पर आप स्टडी प्लान करते हैं, सब लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और हेल्दी वॉलंटियर को उनके कंसेंट के साथ आप ड्रग दे रहे होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, ये सैम्पलिंग नहीं है। ये सैम्पलिंग वो जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश ड्रग है, मार्केट में आपने सब कुछ किया। देखिए ना, अच्छा अगर तो सर आपकी, हमने पढ़ा था कि जी जी बताइए। सर मैं कह रही थी कि हमने पढ़ा था कि जब क्लिनिकल ट्रायल नंबर 5 होता है तो वो कि हम बहुत बड़ा बैच जो है वो हॉस्पिटल्स में भी देते हैं। तो फिर वो हॉस्पिटल्स में किस लिए देते हैं? देखिए अगर हम हेल्दी वॉलंटियर्स को देना है तो फिर हम हॉस्पिटल्स में क्यों दे रहे हैं? देखिए हॉस्पिटल और उसमें, मार्केट वगैरह में भी। नहीं नहीं, मैं उसे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। एक तो आप ट्राई करते हैं ना हेल्दी वॉलंटियर्स पे, जहां से आपको चीजें अच्छा अब ये लास्ट 10 मिनट्स है, मुझे नहीं पता, कोशिश करूंगा 10 मिनट्स है मैं मीटिंग इसको मैं निपटा दूं। हाँ बात क्या कर रहा था, हाँ ठीक है। हेल्दी वॉलंटियर्स पर जब आप स्टडी करते हैं तो वहां पर आपको फार्माकोकाइनेटिक डाटा मिलता है कि हाफ लाइफ आप इंश्योर करते हैं कि इस पॉपुलेशन में हाफ लाइफ कितनी होगी, मेटाबॉलिज्म कितना है, कितनी डोज पर इफेक्ट आ रहा है, सी मैक्स टी मैक्स वगैरह कितने जा रहे हैं, डोजिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वो इस पे होता है। ठीक, उसके बाद जब यहाँ से हो जाता है ना, मतलब सब कुछ सेफ है, प्रोफाइल बेहतर है, उसके बाद फिर आप लार्जर स्केल पर जाते हैं। समटाइम्स अगर आपकी कंपनी के पास बड़ा बजट है जो होना चाहिए, जैसे अभी कोविड की जो टेस्टिंग हो रही है वैक्सीन के लिए, ये क्या शुरू में रिजल्ट आए थे 15-20 लोगों के बेसिस पे रिजल्ट आए थे, तो हाइड्रोक्लोरोक्विनिलोन के पीछे दुनिया पागल हो गई थी। उसके बाद फिर एक और ये एजिथ्रोमाइसिन के पीछे पागल यस हो गए। सर। ठीक है, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, इतने बड़े लार्ज स्केल पर स्टडी हुई ही नहीं है, अंडर गोइंग है, तो छोटे छोटे पर आप नहीं कर सकते। तो छोटी स्टडी के बाद फिर आप उसे जब अंडर कंट्रोल्ड सुपरविजन, हॉस्पिटल्स में आप उस वक्त दे रहे होते हैं क्योंकि वहां पर कंट्रोल्ड सुपरविजन है, वहां पर आप बड़े बैच मतलब बड़े आप बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, 10,000 पेशेंट को इस्तेमाल कर रहे हो। 10,000 पेशेंट को आप लेबोरेटरी में तो टैबलेट बना के नहीं दोगे ना, आप एक पूरा बैच बना के दे रहे हो। लेकिन ये उस वक्त दे रहे हो जब ड्रग हर लिहाज से सेफ है, वो उस वक्त दे रहे हो, ठीक, और ड्रग अप्रूव हो चुकी है। पेशेंट जो है ना, पेशेंट वैसे ही पेशेंट है, वो उसको आप गिनी पिग तो नहीं बनाएंगे ना, ये आउट ऑफ एथिक्स है।
हाँ, ऐसी सूरत है कि रिस्क बेनिफिट एनालिसिस आप करते हैं कि एक पेशेंट है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है, एक चांस ले लो, ये दवाई दे दो। ये प्रॉपर टेस्ट नहीं हुई है, बीटा वर्जन में, सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन इनिशियल रिजल्ट प्रॉमिसिंग है। ट्राई करा दो क्योंकि उसकी जिंदगी वैसी ही जा रही है, ये ट्राई करा दो, शायद वो बच जाए। ये एक अलग चीज है, और जो बात आप कर रही हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है। ठीक, अच्छा, और मार्केट में जाने के बाद जो टेस्टिंग होती है, इसको आप पोस्ट मार्केट सर्विलेंस बोलते हैं। इसका क्लिनिकल ट्रायल से नहीं, बस आप इसको पोस्ट मार्केट सर्विलेंस कहें, पोस्ट मार्केटिंग फेज बोलते हैं, जो आखिरी क्लिनिकल ट्रायल का फेज आता है कि इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट है जो कि अभी आप नहीं देख सके, जनरल पब्लिक में जाने के बाद, जब मास मैन्युफैक्चरिंग के बाद कोई चीज आ रही है तो आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं शुरू में। ठीक, ये आमतौर पर बिल्कुल नए मॉलिक्यूल्स में होता है। पाकिस्तान में सच अभी ऐसी कोई चीज, मतलब इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। अगर आई होगी तो रिपोर्ट नहीं हुई, फ्रैंकली स्पीकिंग, वेरी फ्रैंकली, ब्लंटली स्पीकिंग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सैंपलिंग की बात हुई। मैं ये बात कह रहा था कि सैंपल जब उसके पास आएगा, कहा जाएगा कि सर ये फ्री सैंपल है, आपसे हम पैसे तो ले ही नहीं रहे। आके बाद जब पेशेंट आएंगे आप उन्हें इस्तेमाल कर दें, और एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि पेशेंट से ही पैसे नहीं लेंगे, वो डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो पैसे ले रहा नहीं ले रहा। जो जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, डॉक्टर रिस्पेक्ट के साथ कोई पैसे वैसे नहीं लेता। जो डॉक्टर नहीं कसाई है वो तो फिर कोई चीज छोड़ते नहीं है। तो जब उसके रिजल्ट्स आते हैं, फिर अब मसला ये भी है ना कि पेशेंट एक डॉक्टर को दिखा रहा है, ट्रस्ट है, तो फॉलो अप भी तो लेना। अब डॉक्टर फॉलो अप के बाद कि हाँ इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद सिम्टम उसके बेहतर हुई थी, तो उसके बाद फिर वो ये समझेगा, रियलाइज करेगा हाँ वाकई ये वाली, ये जो ब्रांड है, पर्टिकुलर ब्रांड, ये बाकी ब्रांड के मुकाबले में बेहतर है। तब जाके वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना शुरू करेगा, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेगा तो सेल बढ़ना शुरू होगी। ये है ऑब्जेक्टिव, ये टारगेट होता है मार्केटियर का। ठीक, अच्छा, अब 33 में हम ये बात कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, कितना खर्चा कर सकते हैं आप, कितना खर्चा कर सकते हैं, कितनी परमिशन है, कितना बजट आप लगा सकते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। पूरा बिजनेस आप लेकर आना, पूरा बिजनेस इसी पे डिपेंड कर रहा है। वही वाली बात है, जंगल में मोर नाचे किसने देखा, तो मोर को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, लोग देखें, वरना अकेले अकेले आपने जो भी हाई टॉप क्वालिटी मेडिसिन आपने बना ली है, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को बताओगे तो लोग खरीदेंगे, या लोग नहीं खरीदेंगे, प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्राइब करेगा, लोगों को फायदा होगा। तो उसके लिए प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट होगी, खर्चा, खर्चे की लिमिट यहाँ लिखी हुई है कि कितना खर्चा आप कर सकते हो, वो ये लिखा हुआ है, क्योंकि फिर आपको हर साल का बजट बनाना होता है ना। और अभी जब हम ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के हवाले से पढ़ेंगे तो आपको रिकॉर्ड देना होता है साल में 2 दफा, या एक दफा तो आपको देना ही होता है। साल में क्वार्टर पे आपको ड्रग प्रोडक्शन के रिकॉर्ड देना है, और साल के आखिर में आपको सारा वो टैक्सेशन वगैरह के रिकॉर्ड देने, और जो आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का 1% CRF में कंट्रीब्यूट करोगे। तो जब आप पूरा आप एक्सपेंडिचर बता रहे हो तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर भी देने, सब सारे स्टाफ की सैलरी वगैरह ही बता रहे होगे। तो उसमें ये लॉ ये कह रहा है कि आप 5% से ज्यादा, no person shall spend more than 5% of his turnover on advertisement, sampling and other promotional activity। बाकी इसमें इन्होंने कर दिया, एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दिया है कि जो पे और अलाउंसेस है ना फील्ड फोर्स के, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, shall not be included in expenditure। अब मतलब ये हुआ कि आपका टर्नओवर का 5%, टर्नओवर की हम बात क्या कर रहे हैं, सेल वॉल्यूम, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट के 5% की बात नहीं हो रही, सेल की 5% की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूरा साल मेरी कंपनी ने पूरे साल में 50 करोड़ की मेडिसिन बेची है, तो 50 करोड़ का 5% कितना होगा, कितना होगा वैसे, 50 करोड़ का 10% कितना होता है, 5 करोड़, 5 करोड़ का फिर और आते ले जाओ तो कितना, 2.5 करोड़ बना, 25 मिलियन। अच्छा, अरे कोई और तो बोल दो, कोई मतलब क्या, या चलो ठीक है मान लेता हूँ फार्मासिस्ट है ना, ठीक है, एक तो फार्मासिस्ट, ठीक है, ऊपर से मुसलमान, तो हिसाब किताब से वास्ता ही नहीं है हमारा, चलो मान लिया मैंने। बजाय में रखना कि भाई ये 5%, ये 5, ये मतलब मुश्ताक यूसुफी साहब ने लिखा है अपनी किताबों में, तो उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूँ। फार्मासिस्ट खुद ऐड कर दिया, प्री मेडिकल पढ़ के आया ना, मैथ वैसे तो जान छुड़ा दें, जरा कैलकुलेशन आ जाए तो
आप लोगों से वास्ता नहीं पड़ा बायोफार्मास्यूटिक्स में, ठीक है, लेकिन लोगों का मुझे अंदाजा है। बहरहाल 5 टर्नओवर के 5% से ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अगर एक्सपेंडिचर होगा तो जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों खर्च कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप डिस्कस कर चुके हैं। रूल नंबर 34 देख लीजिएगा, इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 35 भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन के शुरू में मैक्सिमम रिटेल प्राइस और रिटेल प्राइस का डिफरेंस भी हमने देख लिया है। ठीक है, इसे आप लोग देखिएगा, मजीद कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मेरा ख्याल है कि जो हमने 2 ऑप्शन रखे थे, सेल ऑफ ड्रग और एडवर्टाइजिंग रूल, तो एडवर्टाइजिंग रूल हमने डिस्कस कर लिया है। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में पहले इधर से कुछ क्वेश्चन लेंगे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद सेल ऑफ ड्रग हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से यूट्यूब पर मैंने इंस्पेक्टर के हवाले से कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ड्रग एनालिस्ट के हवाले से भी आजकल मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा, उन्हें टाइम मिले तो देख लें। फिर जब ये आपका सेल ऑफ ड्रग का खत्म हो जाएगा तो फिर उसको भी इंटरेक्टिव सेशन में तेजी से निकालेंगे, क्योंकि वो बड़ी चीज है। अगर सिर्फ मैं उसको इंटरेक्टिव सेशन में लेकर जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले से वीडियो बना के डाल दी है। कल की क्लास में और उसके बाद क्लास में सेल ऑफ ड्रग तो अभी हम देख रहे हैं, इंस्पेक्टर को फिर आप देख लीजिएगा, उससे बाद में देखेंगे। ठीक है, कोई चीज जो ऐड करना चाह रहे हैं? 1 मिनट है अभी मेरे पास। कोई चीज, एनी कमेंट, एनीथिंग? ठीक है, चलें यार जी, कुछ कोई कुछ कह रहे हैं? ओके, ठीक है, यहाँ हम सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।